आप सभी छात्र छात्राओं का एमएस हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की कक्षा का विषय भाषा, व्याकरण और लिपि में आज हम लिपि पर चर्चा करेंगे। विषय की महत्वता के बारे में आपको पूर्व में ही बता दिया गया है। इसके हमारे यह तीसरा भाग है। इसके दो भाग पूर्व में बना दिए गए हैं, जिनका लिंक आप ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो आज के विषय पर हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। लिपि का शाब्दिक अर्थ हम ले सकते हैं ढंग या तरीका, यानी किसी भी भाषा को किस तरीके से लिखा जाना है उसे हम लिपि कहते हैं। यानी किसी भी भाषा का जो लिखित रूप है, उसको जो लिखने का ढंग है, उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है वर्तमान में, परंतु क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि प्राचीन काल में हिंदी किस लिपि में लिखी जाती थी। तो प्राचीन काल में हिंदी ब्रह्म लिपि में लिखी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ब्रह्म लिपि के भी कई भाग हैं। हम निरंतर आगे जब लिपि पर चर्चा की जाएगी तो फिर उसके बाद हम ब्रह्म लिपि, देवनागरिक लिपि, इनके अलग अलग खंड करके आपको समझाएंगे कि किस तरीके से लिपि का विकास हुआ। ठीक है। तो ये हम लिपि कहते हैं, यानी लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और आपको पता है कि वर्तमान में हिंदी क्या है? देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है, और प्राचीन काल में हिंदी ब्रह्म लिपि में लिखी जाती थी। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरिक लिपि है, जिसे 1956 में राष्ट्रीय लिपि का दर्जा दिया गया। देवनागरी लिपि में संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं को भी लिखा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि भाई देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा और कौन कौन सी लिपि और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो जैसे आपके पास हो गया संस्कृत, और आपके पास हो गया मराठी, आपके पास नेपाली, ऐसी आपके पास मैथिली भी हिंदी देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और महान लिपियां जो और महत्वपूर्ण लिपियां हैं जो पूछी जा सकती हैं। अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, आपको पता होना चाहिए। आपको अरबी का पता होना चाहिए, फारसी लिपि में लिखी जाती है। आपको पंजाबी का पता होना चाहिए, किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। तो ऐसी कुछ महान जो भाषाएं हैं जिनकी लिपि पूर्व परीक्षाओं में पूछी गई है, तो वो मैंने आपके सामने आपको बताने का प्रयास किया। तो ये थी आपकी लिपि। लिपि के बाद आती है साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य को समझने के लिए आपको पता है कि किसी भी भाषा को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने के लिए उसका साहित्य बहुत जरूरी है। यदि उसका साहित्य नहीं होगी तो भाषा उतनी कमजोर होगी। और भाषा का निर्माण एक दीर्घकालीन अवधि है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कोई त्वरित नहीं है कि तुरंत भाषा बनाई जाती है। जब तक जन सामान्य को उसके एक एक अर्थ और शब्द का पता ना लग जाए, तब तक वह भाषा नहीं कहलाती। साहित्य की दृष्टि से हिंदी एक समृद्ध भाषा है, क्योंकि इसकी बहुत सारी साहित्य रचनाएं हैं। वास्तव में किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए साहित्य किसी भी भाषा का क्या है? संचित ज्ञान कोश ही साहित्य कहलाता है, क्योंकि उस भाषा का जो इतिहास है वो उसकी साहित्य से ही लिया जाता है। क्योंकि समाज की परिस्थितियों के अनुरूप ही साहित्य रचना होती है, इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। इतिहास के साथ साहित्य का अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए हमें समाज को समझने के लिए साहित्य के पास ही जाना होता है। इसलिए समाज का दर्पण साहित्य माना जाता है, क्योंकि वो उसी परिस्थितियों में लिखा जाता है। तो ये था आपका साहित्य किसे कहते हैं। और इसके बाद हम व्याकरण पर चर्चा करेंगे। व्याकरण आपको पता है कि व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूपों एवं प्रयोगों की जानकारी मिलती है। या फिर आप कह सकते हैं व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा किसी भी भाषा का शुद्ध रूप प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध उच्चारण करना में निपुणता प्राप्त कराने वाला साधन व्याकरण कहलाता है। ठीक है। व्याकरण का विच्छेद वी जमा आ जमा क्रे जमा ल्युत प्रत्यय। ठीक है। ये संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है
कि विषय को अलग अलग करना और उसके यथार्थ रूप में सामने रखना ही व्याकरण कहलाता है। जैसे कि पतंजलि ने लिखा है, व्याक्रियते येनेन इति व्याकरणम। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य में लिखा गया है कि व्याकरण का काम है कि भाषा के टुकड़े टुकड़े करके उसके ठीक स्वरूप को दिखलाना व्याकरण का काम है। समझ में आ गई बात? भाषा को पहले अलग करना और फिर उसे समझाना। व्याकरण क्या कहती है? व्याकरण ऐसा नहीं कहती कि भाषा ऐसी होनी चाहिए, बल्कि व्याकरण ये कहता है कि भाषा में ऐसा होता है। व्याकरण एक नियमावली है। ठीक है, व्याकरण समझ में आया? किसी भी भाषा के शुद्ध रूप प्राप्त करने का साधन या नियमावली को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं। मुख्य अगर आता है क्वेश्चन तो 3 भाग, और अगर केवल भाग या विभाग पूछा जाए तो 4 भी आप लिख सकते हैं या होते हैं, परंतु मुख्य शब्द जुड़ते ही वो 3 हो जाते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। और शब्द विचार के अंतर्गत ही आता है पद विचार। ठीक है, तो वैसे 4 होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि मुख्य कितने होते हैं तो फिर आप आंसर दें 3। तो ये था आज का विषय। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।